तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एज फॉर टेक। यार क्लास का टाइम मैंने बढ़वा दिया था ना, 7:45 मालूम था ना। एक्चुअली आज प्रथम नवरात्रे है थोड़ा सा तो आज कुछ विलम्ब हो गई वैसे। तो जल्दी से आ जाएं सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम बढ़ा नहीं था क्या? मैंने टाइम बढ़वा दिया था, 7:30 की जगह 7:45 मैंने करवा दिया था, इसीलिए पहले ही, ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए। बस 1 मिनट और, सब आ जाएं, फिर स्टार्ट कर देंगे जल्दी से हम लोग सेशन को। हाँ, मैं शेयर ही कर रहा हूँ यार, आप लोग भी शेयर कर दो। चलो, आज क्लास के पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया इवेंट शेयर करने का भी। अनिल परमार सर, 14 नवंबर को एमपीपीएससी का एग्जाम है, थ्योरी ज्यादा पढ़े, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलो। थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो, मेन है थ्योरी रिवाइज करना, क्योंकि अगर थ्योरी सही से रिवाइज की हुई है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो थ्योरी को रिवाइज करो और क्वेश्चंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को आप चेक करो कि कितना आपको याद रहता है। हाँ जी, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। आप में से भी तो काफ़ी स्टूडेंट्स का फास्ट होगा आज, पूजा वगैरह हो गई। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इनको मैच करना है आपने। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। वेरी गुड। सर, ब्रिज एंड एयरपोर्ट, बिल्कुल। ब्रिज तो बहुत जल्दी होने वाला है। मैंने ब्रिज के नोट्स बनने, ब्रिज की मैंने अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नोट्स वगैरह तैयार करवा रहा हूँ। तो ब्रिज के नोट्स मैंने बनने दे दिए, एक आध हफ्ते में फाइल आ जाएगी मेरे पास ब्रिज की, और फिर उसके बाद क्लास करवा देंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं रंजीत सर, जल्दी फ्री कर देना, मेरा रोल है रामलीला में। हाँ जी, कीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या क्या पूछा है? सबसे पहला है आपका यील्ड स्ट्रेस रेशियो, दूसरा है आपका नॉन डायमेंशनल वेब स्लैंडरनेस रेशियो लैम्डा डब्ल्यू, तीसरा है आपका इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। तो इधर ए बी और सी है, लेकिन इधर आपके पास चार ऑप्शन है। इधर आपके पास क्या है? चार, चार ऑप्शन है।
हाँ जी, इसका जो आंसर है वो है आपके पास सी। तो ए जो मैच करेगा वो आपका 3 से मैच करेगा। तो ये जो 250 अपॉन एफ वाई अंडर रूट, इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस रेशो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस रेशो। और बी आपका मैच करेगा 4 से, नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा डब्ल्यू। ये होता है आपके पास एफ बाई डब्ल्यू अपॉन रूट 3 टाउ क्रिटिकल ई की पावर 0.5। ठीक है, और सी आपका मैच कर रहा है 2 से, इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस जो होती है ये होती है के बी इंटू पाई स्क्वायर ई अपॉन 12 टाइम्स 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन टी डब्ल्यू का स्क्वायर। ये सब हम लोग एलएसएम में पढ़ते हैं बीम के डिजाइन में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये आईएस कोड से लिया गया है। लैम्डा दैट इज नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशो, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में एफ वाई डब्ल्यू यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब अपॉन रूट 3 टाइम्स क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब। तो इस फॉर्मूले में जो टाउ सी आर आता है ये इस फॉर्मूले से गिवन होता है, जहां पर म्यू आपको मालूम है पॉइजन रेशियो है, केवी जो है वो कोफिशिएंट है डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसवर्स स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए कोड देखना पड़ेगा। नमस्कार विजय जी। चलिए अगला सवाल, ये तो सभी को आता है, ये क्वेश्चन सभी को आता है। अब मैंने इसलिए अगला सवाल बिल्कुल इजी दिया है। A beam section is classed as low shear case when the factor shear force is less than क्या 60% से कम होता है तो लो shear का केस होता है, इससे ज्यादा होता है तो हाई shear का केस होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ लेटरली सपोर्टेड बीम इज गिवन बाय। तो खुद ही बता दिया कि लेटरली सपोर्टेड बीम की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब आपको मालूम है प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस इनटू एफ वाई, ये हमें एमपी देता है प्लास्टिक मोमेंट, उसको हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया और साथ में कांस्टेंट बीटा बी से मल्टीप्लाई किया। तो कह रहा है कि प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शंस के लिए बीटा बी की वैल्यू बताओ। अब ये प्लास्टिक सेक्शन क्या होता है, कॉम्पैक्ट क्या होता है, सेमी कॉम्पैक्ट क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको शायद स्ट्रक्चर के क्यूआरपी में बताया था। प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होता है जिसमें मोमेंट एमपी तक पहुंच जाता है और प्लास्टिक हिंज बनती है। कॉम्पैक्ट में मोमेंट प्लास्टिक तक पहुंचता है लेकिन हिंज नहीं बनती है। ठीक है, वो सेमी कॉम्पैक्ट था, सॉरी, प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट। तो दोनों के लिए जो हो जाएगा वैल्यू क्या होती है बीटा बी की 1,1 होती है, 1,1। देखो यहां पर देख सकते हैं आप बीटा की वी की वैल्यू 1.0 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शंस। ठीक है, 1.0 फॉर प्लास्टिक एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू हारून जी। विमल भारती पहले प्री तो निकालो बेटा, ले लेना फिर इसको भी, किसने मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ लेटरली अनसपोर्टेड बीम, याद रखिएगा लेटरली अनसपोर्टेड बीम है, इज गिवन बाई।
तो देखिए लेटरली अनसपोर्टेड बीम का जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट होता है वो ये होता है बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी, ठीक है, बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी। अब यहां जो एफ बी डी है ना उसकी वैल्यू ये होती है, तो जब मैं एफ बी डी की वैल्यू पुट करता हूं तो जो सेकंड है वो थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 और 3 दोनों आंसर है, 2 और 3 दोनों आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्ट। यहां पर देख सकते हैं आप डिजाइन मोमेंट इज इक्वल्स टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी इंटू एफ बी डी, और एफ बी डी क्या है तो वो यहां पर लिखा हुआ है एफ बी डी इज इक्वल्स टू डिजाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑब्टेन्ड एज गिवन बिलो। क्या फॉर्मूला है, एफ बी डी इज इक्वल्स टू जाई एल टी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब मैं उठाकर यहां पुट करूंगा तो थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शुरू के 5 क्वेश्चन हैं आपके, इनको अच्छे से रट्टा मार लेना, क्योंकि एलएसएम का क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से कुछ पूछा जा सकता है आपसे, है ना। वैसे तो एलएसएम कम ही पूछा जाता है स्टील में। बाकी मैंने एक क्लास प्लान कर रखी है आप लोगों के लिए कि एलएसएम की एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। भाई साहब ये जितने आंसर सी दे रहे हैं 5वें क्वेश्चन का, ठीक है, ये समझदारी नहीं कर रहे बेटा, अगर आप सी आंसर दे रहे हो। क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहां पर आपसे पूछा था इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग मोमेंट, आपसे पूछा क्या लेटरल टॉर्जनल बकलिंग मोमेंट एमसीआर पूछा हुआ है। जब ये अभी हमने किया कि जो सी ऑप्शन है वो किसके लिए है, मैंने अभी आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली सपोर्टेड। अब सोचो जो बीम लेटरली सपोर्टेड होगी क्या उसमें टॉर्जनल बकलिंग होगी, जो बीम लेटरली सपोर्टेड होगी क्या उसमें टॉर्जनल बकलिंग होगी, नहीं होगी ना, लेटरली सपोर्टेड है। तो लेटरली सपोर्टेड का आपको बताया था जेड पी इंटू एफ वाई, ये क्या बन गया एम पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और इंटू बीटा बी। तो ये तो लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए, जबकि वहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, द इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग मोमेंट एमसीआर। अब देखो एलिमिनेशन से कर सकते थे, जेड इंटू एफ वाई खत्म हो गया, क्योंकि ये तो क्या है यील्ड मोमेंट है, ये खत्म हो गया किसके लिए है, लेटरली सपोर्टेड के लिए है। ये खत्म हो गया क्यों, ये आपका सेफ मोमेंट हो गया, सेफ इलास्टिक मोमेंट हो गया। 3 ऑप्शन खत्म हो गए, बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, और उसमें भी आपको दिख रहा है ये क्रिटिकल स्ट्रेस आ रही है, क्या है लेटरल टॉर्जनल के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका एलिमिनेशन से भी हो जाता, और नीचे हिंट भी दे दी कि ये सब जो एफ सी आर हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आंसर क्या होगा इसका ए। तो ये आपका कोड है IS 800 2007, IS 800 2007। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 54 पे ये सब आपको मिलेगा, पेज नंबर 54 पर। तो पेज नंबर 54 पर जब आप राइट साइड में देखोगे तो यहां आपको मिलेगा इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग मोमेंट, इलास्टिक लेटरल टॉर्जनल बकलिंग मोमेंट, ठीक है। देर से आने वाले क्लास से बाहर निकल जाए, ठीक है, पहले परमिशन ले क्लास के अंदर आने की। तो क्रिटिकल मोमेंट क्या हो गया आपके पास, तो ये होता है इतना खतरनाक सा फॉर्मूला। और आप समझ भी रहे होंगे कि एलएसएम के क्वेश्चंस क्यों कम पूछे जाते हैं, है ना, थोड़े से फॉर्मूले ऐसे होते हैं। अब इस फॉर्म में तो याद रख नहीं सकते इसको, तो इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बीटा बी जेड पी इंटू एफ सी आर बी, ठीक है। नवरात्र में चॉकलेट खिला रहे हो।
ठीक है, चलो समझ गए। हाँ, कोड अलाउ कर देना चाहिए। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, पूछा जा सकता है ना। हाँ, चलो सही है, आज छोड़ दिया फिर। तो बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ सी आर बी, ठीक है बच्चे, यहां से हो गया। अब यहां पर देखो, एफ सी आर बी, ये जो स्ट्रेस है इसका भी फॉर्मूला देख लो। हालांकि कोड के थ्रू हालांकि कोड के थ्रू ये सब बड़ा आसान हो जाता है कि कोड क्या करता है हमारे लिए, आईएस कोड इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करके, इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करके टेबुलर फॉर्म में दे देता है। ठीक है, और एम क्रिटिकल का फॉर्मूला ही बन गया, लेकिन आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखना है। चलो अब थोड़े सिंपल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकल चुके हैं, एग्जाम में भी कई बार ऐसे होता है, याद रखिएगा। रियल एग्जाम में भी बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ। इनिशियल स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कई बार हमें हवा भी नहीं लगती। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर शुरू के 8-10 सवाल नहीं आ रहे, उन्हें छोड़ो और आगे बढ़ो, कहीं से भी पेपर स्टार्ट कर दो जहां से क्वेश्चन बनने लगे, कॉन्फिडेंस के लिए। चलिए, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल टीएमटी। टीएमटी बार क्या होते हैं? थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार। बेसिकली जो डिफॉर्म बार हैं उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो इनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 450 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एफई 415। ठीक है, तो टीएमटी बार हैविंग द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आर कॉमनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाकी अदर डेटा के लिए ये टेबल बनी हुई है, यहां से इसका आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गुड इवनिंग मुरलीधर गौर जी, बड़े दिनों बाद नजर आए हो बालक, कैसे चल रही है जॉब? हाँ जी, द रोल्ड आई सेक्शन फॉर अ गिवन डेप्थ हैविंग लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं बी। तो बी, आई एस एच बी का ज्यादा हो, आई एस एच बी, ना कि आई एस डब्ल्यू बी। आई एस एच बी जो रेशो होगा वो ये होगा, आई एस एच बी सबसे ज्यादा, देन आई एस डब्ल्यू बी, देन आई एस एम बी, देन आई एस एल बी। सबसे ज्यादा हैवी बीम का, देन मीडियम डब्ल्यू वाइड फ्लैंज बीम, देन मीडियम, देन लाइट। ठीक है, इसके लिए प्रूफ के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं। मान लो 100 से ही स्टार्ट करें, तो ये मीडियम बीम है जिसकी डेप्थ 100 है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपके पास 183 है, 183। फिर लाइट बीम में अगर हम 100 का देखें तो इसका 168 है। अब वाइड फ्लैंज में 100 है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें मिनिमम 150 से देखना पड़ेगा, 150 सब में। तो हैवी बीम का देखते हैं, हैवी बीम का 150 में कितना है? 432। इसका वाइड का 150 में कितना है आपका? 839। नहीं, गड़बड़ हो रही है, 432 नहीं, इसका है 1460, 1460 सबसे ज्यादा, देन ये 839 है, 839 है। इसका अगर हम देखें 150 में, तो 150 में इसका है 445, 445। और लाइट बीम का 150 में है
690, तो लाइट बीम का मीडियम से ज्यादा हो जा रहा है क्या? नहीं, गलत देख लिया था, ये है इसका 718 है, 718। ठीक है, नहीं वाइट का नहीं है शशांक, वाइट का नहीं है, वाइट का नहीं है, ठीक है, एचबी का। एक्चुअली देखो यहाँ पर जो लास्ट डिटेल है ना वो WB600 है, यहाँ पर 600 का डेटा ही नहीं है, ये 450 का है हैवी बीम का। मोबाइल में नहीं दिख रहा है ना, मैं वैसे ही दिखा देता हूं। देखो ये वैल्यूज लिखते जाओ, मीडियम बीम का नोट कर लो, मीडियम बीम का नोट कर लो आप, मीडियम बीम का 150 के लिए नोट करो 718। कोई एक स्टूडेंट नोट कर लो फटाफट, मैं जूम करके दिखा देता हूं यार, और बाकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब तो दिख रहा है, मीडियम बीम 150, मीडियम बीम 150, तो इसकी सीध में कितना आ गया ये 718, तो मीडियम बीम का कितना हो गया 718, लिख लो, ठीक है, मीडियम बीम का 150 के लिए। अब लाइट बीम का देखो, लाइट बीम का देखो कितना 690, लाइट बीम का कितना है 150 डेप्थ के लिए 690, 690, ठीक है। अब वाइड फ्लेंज का देखो 150 के लिए कितना है 839, 839, सही है 839। और जरा हैवी बीम का देखो 150 के लिए, हैवी बीम का देखो कितना है 1460, 1460। इसी तरीके से हम बाकी डेप्थ के लिए देख सकते हो, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं बाकी डेप्थ के लिए भी देख सकते हैं, ठीक। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, हैवी बीम में क्या होगा, जो वेव है वो ज्यादा होगा, जो फ्लेंजेस का एरिया जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा दूरी पर है। सेम पर कंपेयर करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, सेम डेप्थ के लिए कंपेयर करेंगे, आप डिफरेंट डेप्थ के लिए थोड़ा कंपेयर करोगे, डिफरेंट डेप्थ के लिए कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से आप अदर डिटेल्स के लिए फिर चेक कर सकते हो, 200 के लिए चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं एक मिनट फिर भी कर लेते हैं, यहां पर 200 के लिए जो वैल्यू है वो एक 1640 है और एक 3600 है, और यहां 200 के लिए 2620। ठीक है, 200 के लिए यहां पर वैल्यू 3600, 3600, 3600। एक्चुअली 150 में दो वैल्यू दे दी यहां पर, वही मैं सोच में पड़ गया। तो यहां पर 200 के लिए वैल्यू है आपके पास 2620, और यहां 200 के लिए वैल्यू है 3600, 3600। यहां से चौथे नंबर पर वैल्यू देखनी है, तीसरे नंबर पर देखेंगे तो गलत लगेगी, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यहां पर 150 में 3 वैल्यूज दे रखी हैं, 150 में 3 वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। तो अब प्रूफ हो गया, अब प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एचवी का ही क्या होगा, ज्यादा होगा। वो गड़बड़ इसलिए हो रही है ना यार, क्योंकि ऊपर से उधर तीसरे नंबर पर है ये, यहां तीसरे नंबर पर है 200, हम यहां पर भी वही देख रहे हैं, जबकि यहां पर ये 150 पर 3 डेप्थ है, ठीक है। तो बस आप मतलब फिलहाल मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया, बाकी जिसको प्रूफ देखना हो बाद में देख लेना, पीडीएफ में लिखा है, ये ऑर्डर सही है बिल्कुल, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये ऑर्डर ठीक है, ठीक है। किसी को याद नहीं करनी, बस ये ऑर्डर याद रख लो, बात खत्म।
चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्यों भैया, एक बार बताओ। आप सभी आंसर दे रहे हैं 15763, ये वाला जिगजैग वाला, ऐसा क्यों? ये वाला सेक्शन क्यों नहीं? अगर मैं नेट सेक्शन लेता हूं, ए नेट, तो ए नेट यहां पर देखना, इस वाले सेक्शन के लिए क्या होगा, b-2d इंटू टी। जबकि जब हम इस वाले सेक्शन पर जाएंगे फिर तो p² इंटू टी वैल्यू ऐड होती है ना। वाई डी ऑप्शन, किताब में आंसर दिया इसलिए। चेक दोनों के लिए करते हैं बट फिर भी चेक तो दोनों के लिए करते हैं। अभी सवाल बनाने वाला जेपीएससी वालों से पूछो कि भाई अगर यही सेक्शन लेना है, अगर इसी सेक्शन को कंसीडर करना है हमें, अगर इसी सेक्शन को कंसीडर करना है तो किताब में से हटा दो कि दोनों सेक्शन को चेक करो। फिर हम क्यों चेक करते हैं इस वाले सेक्शन को और इसको, फिर दोनों में से जो मिनिमम होते हैं उसको लेते हैं। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि जेपीएससी में यही मारे थे और सही था इसलिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए ऐसा क्यों है, इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में बच्चे बात दरअसल ये थी कि पहले ये लाइन से क्या थे, 3 बोल्ट होल थे। लाइन से क्या थे, 3 बोल्ट थे। तीन होने की वजह से यहां पर जो नेट एरिया बन रहा था वो बनना था b-3d इंटू टी, और उसमें फेल होने के चांसेस जो थे वो ज्यादा थे। फेल होने के चांसेस क्या थे, ज्यादा थे। तो हमने क्या किया, हमने एक को यहां स्टैगर्ड कर दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, अभी भी क्या होगा b-3d, बट साथ में क्या हो जाएगा p² इंटू टी। ये क्या हो गया, ऐड हो गया। ये क्या हो गया, ऐड हो गया। इसका मतलब यहां से यहां जाने पर नेट एरिया आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। नेट एरिया क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, राइट। तो ये जो नेट एरिया है वो b-3d इंटू टी से तो ज्यादा है, लेकिन b-2d, लेकिन b-2d इंटू टी से क्या रहेगा, कम रहेगा। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ध्यान दो, जब मैं लिखूंगा b-3d और इंटू टी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, b-2d माइनस डी टी। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसको यहां पर इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो p² इंटू टी कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं dt का, dt एरिया हटा रहे हैं और प्लस कर रहे हैं p² इंटू टी, p² इंटू टी। अब जरा यहां पर p² की वैल्यू मिनिमम पिच के लिए सॉल्व करके देखो। तो मिनिमम पिच के लिए आएगा ये 2.5 इंटू 2.5 dt अपॉन 4 इंटू 2.5। तो ये वैल्यू जो आएगी वो लगभग लगभग 0.6 dt के पास आएगी, 0.6 डी।
यानी कि dt घट रहा है बट ऐड कितना हो रहा है, ओनली 0.6 dt हो रहा है, ओनली 0.6 dt। तो ये जो एरिया आएगा वो आपका b माइनस 3dt और b माइनस 2dt के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो एरिया होगा तो b माइनस 3d इंटू टी सबसे कम होगा, b माइनस 2d इंटू सबसे ज्यादा होगा, और b माइनस 3d प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी क्या होगा, बीच में होगा, ये बीच में होगा, सही है, समझ गए। क्योंकि देखो इस वैल्यू में क्या करूंगा मैं, माइनस डी टी कर दूं और प्लस का पी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी कर दूं, तो -1 कर रहे हो और प्लस 0.6 कर रहे हो, तो आपके पास ये वैल्यू इन बिटवीन आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया द ई एन के स्टोरी बाई एवीएस, जो भी आपका नाम है यार, आप सब पढ़े लिखे हो, यूपीपीएससी की वेबसाइट ना मालूम हो तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यार, वेबसाइट पे जाओ, वहां नोटिस का सेक्शन होता है, वहां पर देखो क्या हार्ड कॉपी देने के लिए बोला है, नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन में पढ़ लो क्या लिखा है साफ साफ, कि हार्ड कॉपी अगर भेजनी होंगी तो बोला जाएगा, बताया जाएगा अलग से, डेली यही बात होती है। आप लोग पता नहीं क्यों बीटेक किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, है ना, सब दूसरों पर डिपेंड करते हो कि कोई दूसरा बताएगा, है ना, खुद से भी आप चेक कर सकते हो, डेली बताई जाती है वाली बात, ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई जरूर पूछेगा। चलिए 100 लाइक हो गए, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अलाउड इन माइल्ड स्टील टू मेटल, माइल्ड स्टील और कंस्ट्रक्शन, माइल्ड स्टील में मैक्सिमम कार्बन कंटेंट बताना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, 0.1%। तो यहां पर देखिए विकिपीडिया से ये माइल्ड और लो कार्बन स्टील, तो बेसिकली वैसे जो स्टील होता है वो 0.05 से 0.3% होता है लो कार्बन में, 0.05 से 0.3%, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील में यहां पर 0.05 से 0.25, मीडियम में 0.3 से 0.5, हाई कार्बन में 0.6 से 1%, और अल्ट्रा हाई में 1.5 से 2.0%। तो आप देख सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है, सी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, what is the maximum, what is the maximum yield stress given by IS 1786 for FE415S, FE415S, ये इसमें S का क्या मतलब होता है, हाँ जी, S का क्या मतलब होता है,
तो आंसर तो इसका ए ही होगा 415। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, यहां पर गड़बड़ हो गई है। सवाल में मैक्सिमम पूछा है, सवाल में मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस पूछा है, ना कि मिनिमम। ठीक है, 415 आंसर नहीं है इसका, एज फॉर शादी। आंसर इज नॉट 415, आंसर इज 540, आंसर इज 540। ठीक है, यहां पर एस का मतलब होता है सुपर डक्टाइल, सुपर डक्टाइल। ठीक है, कुछ जगह पर लिखा होता है Fe415D, इसका मतलब होता है हायर डक्टिलिटी। तो ये हायर डक्टाइल से भी ज्यादा डक्टाइल होता है, इसमें ज्यादा इलोंगेशन होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादा इलोंगेशन होता है। आंसर जो होगा इसका 540 होगा। देखिए ये Fe415S, अबे यार ये 1 सेकंड रोक पे, मतलब ये अपने ही बालक है, लेक्चर देखते होंगे लेकिन इतना नहीं देखते कि डेली ये टाइम क्यूआरपी का होता है, इसी टाइम पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते रहेंगे। कम से कम ये तो देख लो, सिर्फ मालूम है आपको क्लास चल रही है। देखो यहां से, तो Fe415 के लिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस यहां पर है मिनिमम। तो जो मिनिमम है वो 415 है, मिनिमम जो है वो 415 है। ठीक है, और यहां पर ये पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम है 540, मैक्सिमम है 540। अरे वो बार बार घन घन फोन करता रहता है, सिर के ऊपर है, डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। अब मैं नेट ही ऑफ कर दिया। 540। ठीक है, बाकी फिर इनका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस का रेशो भी दिया हुआ है। ये रेशो आपका होता है लगभग Fe415 के लिए 1.25। इलोंगेशन जो होता है परसेंटेज में, गेज लेंथ 5.65 अंडर पे, ये होता है 20% तक इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसका याद रखेंगे कि एग्जाम में मिनिमम पूछा या मैक्सिमम, ध्यान रखना। सर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू अपर यील्ड स्ट्रेस, नहीं, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता है। एक्चुअली ये प्रूफ स्ट्रेस है, इनका यील्ड पॉइंट क्लियर ही नहीं है। जब यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनिशियल स्लोप के टेंजेंट से, इनिशियल जो टेंजेंट का स्लोप है उससे वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, यील्ड पॉइंट यहां पर ये, इनके लिए आप लोअर यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट मालूम ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी दी मिनिमम यील्ड डिस्टेंस इन मेगा पास्कल ऑफ Fe600। अब देखो यहां पर मिनिमम की बात पूछी है, यहां पर मिनिमम की सबके नहीं होगा। अब यहां पर मिनिमम पूछा है तो यहां पर आपका आंसर जो होगा 600 अब सही होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो इसको भी देख लो आप, Fe600 के लिए, इसके लिए केवल मिनिमम की बात की गई है, मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। अच्छा 500 के लिए आप देखो, 500S में मिनिमम 500 है लेकिन मैक्सिमम 625 है। Fe500S में मिनिमम 500 थी, मैक्सिमम 625 थी, तो 600 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12।
मैक्सिमम दिया हुआ नहीं है बालक। एक्चुअल में देखो आपको मालूम है ये सब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इनकी भी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो एक वेरिएशन रहता है। तो वो रेंज दी गई है कि मिनिमम इतने से कम ना हो और उतने से ज्यादा होगी तो वो फिर अलग कैटेगरी में पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस इन रोल्ड सेक्शंस में रीच। रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होता है कि आपने लोड हटा दिया, मतलब लोड लगा दिया, लोड लगाने से स्ट्रेन आई, स्ट्रेन की वजह से क्या आया, कुछ स्ट्रेस आई, फिर आपने लोड हटा दिया तो उसके बाद में कुछ ना कुछ स्ट्रेन बाकी रह जाती है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस होगी, बची हुई स्ट्रेसेस। तो उसको मैंने बहुत सर्च किया, आईएस कोड में तो कहीं मिला नहीं। ठीक है, अगर किसी को आईएस कोड में ये मिला हो तो मुझे जरूर सेंड करना। फिर ये कुछ रिसर्च पेपर वगैरह मिले, ठीक है, तो यहां से आप पढ़ सकते हो। मीडियम साइज हॉट रोल्ड सेक्शंस मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील with compressive residual stress of 0.5 fy were assigned to buckling curve C for the weak axis buckling case। और आपसे कह रहा है कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस ऑफ 0.3 fy, तो यहां से इसका एक कंफर्मेशन मिला कि 0.5 fy एंड 0.3 fy। ठीक है, इसी के बाद एक ही और रिसर्च पेपर था, इसमें भी यही बोला गया है 30% एंड एक जगह और होगा 50%। ये रहा 50%, 30% 50%, एक 0.3 एंड 0.f। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। For rivets in tension with counter sunk heads, the tensile value shall be। दिलीप का टाइम चेंज तो नहीं हो गया अटेंडेंस लगाने का कि अब 9 बजे की जगह 8 बजे अटेंडेंस लगानी पड़ रही हो? समरी की स्पेलिंग गलत लिखा है, थीसिस में उसके नंबर कट जाएंगे। तो काउंटर शंक क्या होता है रिवेट? काउंटर शंक रिवेट आपको इस तरह की जो रिवेट होती हैं जिनका जो हेड होता है वो टेपर्ड होता है। ठीक है, जिनका हेड टेपर्ड होता है ये काउंटर शंक रिवेट्स होती हैं। ठीक है, काउंटर शंक इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो आईएस कोड आपका कहता है इसमें काउंटर शंक हेड्स के लिए, फॉर काउंटर शंक हेड्स 1/2 of the depth of the countersinking shall be neglected in calculating the length of the fastener in bearing। ये तो हो गया। इसके बाद लिखा है फॉर फास्टनर्स इन टेंशन हैविंग काउंटर शंक हेड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ शैल बी रिड्यूस बाय 33.3%। 33.3%। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है नो रिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। याद रखिएगा 33.3% का जो रिडक्शन होगा, 33.3% का जो रिडक्शन होगा वो टेंसाइल में, शियर में कोई रिडक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम शियर में बोलेगा तो नो रिडक्शन। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि 33.3% इन बोथ टेंसाइल एंड शियर, या शियर में 33.3 टेंसाइल में 0, दोनों में 0, ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा गंगाधरी शक्तिमान है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। द कार्बन द कार्बन कंटेंट इन माइल स्टील इज इन द रेंज ऑफ। तो अभी तो हमने पढ़ा था भाई, माइल स्टील में क्या लेकर गए थे हम, 0.15 से 0.3% आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.15 से 0.3 लो कार्बन, माइल स्टील की रेंज मीडियम कार्बन, इतना हाई कार्बन। ठीक है, इनके आप यूजेस के लिए देख सकते हो
कि लो कार्बन स्टील गाड़ियों की बॉडीज वगैरह में, मीडियम कार्बन स्टील ये गियर्स वगैरह, हाई कार्बन स्टील स्प्रिंग्स वगैरह बनाने के लिए, अल्ट्रा हाई कार्बन स्टील आपके घर में है इस खतरनाक वेपन के रूप में। अगला सवाल, अब बट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाई, बट बेल्ट इज स्पेसिफाइड बाई, बट बेल्ट को आप स्पेसिफाई करेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से, प्लेट थिकनेस से, साइज ऑफ बेल्ट से, पेनिट्रेशन थिकनेस से। चलिए, दिलीप तुमने ऐसे कौन से पाप किए कि तुम्हें नाम बदलना पड़ा? क्यों दिलीप, किससे छुप रहे हो बेटा, किससे छुप रहे हो नाम बदल कर? हाँ, बताओ ऐसा क्या कर दिया तुमने कि नाम बदलने की नौबत आ गई, कोई आपको पहचान ना पाए? बताना हमें, हम कुछ कर सकेंगे तो देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, काफी सारी बुक में इसका आंसर ए दिया हुआ है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। लेकिन देखिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आपको मालूम है हम हमेशा कहां यूज करते थे? फिलेट बेल्ट में। कभी भी हमने बट बेल्ट में, हमने कभी भी बट बेल्ट में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यूज नहीं किया। हम हमेशा इफेक्टिव, हम हमेशा क्या करते हैं बट बेल्ट में पेनिट्रेशन थिकनेस की बात करते हैं कि अगर सिंगल ग्रूव होगा, अगर सिंगल ग्रूव होगा तो आप कितना लेंगे? 5/8 टी थिकनेस लेकर चलते हैं, और अगर डबल ग्रूव होता है तो हम लोग टी लेकर चलते हैं। आंसर जो है वो बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल से डी ही होना चाहिए। क्या पता राजा बाबू सोच रहे हो कि दिलीप नाम से तो कोई रानी मिली नहीं, राजा बाबू नाम से कोई मिल जाए। क्यों, ऐसा तो नहीं? हाँ, अब दिलीप कुमार का जमाना गया तो उन्होंने कहा राजा बाबू के जमाने पर आया जाए। चलिए अगला सवाल, द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स इन अ स्टील स्टाक चमनी, चिमनी कितनी लेते हैं मिनिमम थिकनेस? तो 6 mm। ठीक है, तो नॉर्मली द स्टेट पोर्शन ऑफ चिमनी इज कॉल्ड स्टाक। अब देखिए मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील चिमनी शेल, तो इसकी जो थिकनेस है मिनिमम, shall not be less than 6 mm nor less than 1/500 of outside diameter of the chimney at the considered height। तो आपने देखा होगा इसकी जो जो डायमीटर है वो ऊपर की ओर जाकर डिक्रीज करता है, ऊपर की ओर जाने पर क्या करता है? डिक्रीज करता है डायमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी भी हाइट पर, किसी भी हाइट पर वहां का जो आउटर डायमीटर है उसकी 1/500 या 6 इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चिमनी लाइनर यहां भी क्या है? 6 mm है। ठीक है, जो सपोर्टिंग स्टील वर्क है, सपोर्टिंग स्टील वर्क, तो एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन एक्सपोज टू द वेदर सेल बी 8 mm, एंड फॉर कंस्ट्रक्शन नॉट सो एक्सपोज एंड एंसिलरी स्टील वर्क 6 mm। तो इसका जो सपोर्टिंग स्टील वर्क है अगर वो एक्सपोज टू वेदर है तो 8 mm मिनिमम, अदरवाइज 6 mm। चलिए अगला सवाल,
spot spot welding is used when two plates are placed. हाँ जी, spot welding is used when two plates are placed, one below the other, one butting against the other, one next to other at right angles to each other. स्पॉट वेल्डिंग पूछो या स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। तो लैप जॉइंट के लिए यूज करते हैं वन बिलो दी अदर। इस तरीके से देखिए लैप जॉइंट बना रहेगा आपके पास, एक बेल्ट, एक ये है एक ये, यहां पर ये स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इसका आंसर बुक में बी दिया है, काट कर ए कर लीजिएगा। वो प्लग वेल्डिंग होती है बेटा, होल करके मेटल फिल करते हैं, वो प्लग वेल्डिंग होती है, वो स्पॉट नहीं होती है, वो प्लग होती है, प्लग वेल्डिंग। अगला सवाल, according to IS 800 the distance between the centers of any two adjacent fasteners shall not exceed T is thickness of thinner plate। हाँ बिल्कुल, स्लॉट वेल्डिंग भी सेम उसके लिए होती है। हाँ जी, तो एनी टू रिवेट्स, एनी टू फास्टनर वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसके लिए 32T और 300, 32T एंड 300 mm। अगला सवाल, रिवेटिंग इज यूज इन स्ट्रक्चरल यूनिट्स, चेन, जिगजैग, डायमंड, नन ऑफ द अबव। तो वैसे तो तीनों यूज करते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायमंड, क्योंकि सबसे अच्छी जो रिवेटिंग होती है वो डायमंड ही मानी जाती है। तो आंसर सी, हालांकि बाकी सब करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू। तो WSM में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, तो लोडिंग को पर तो अप्लाई करते नहीं है। यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, सेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, बी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लगता है वो मटेरियल की स्ट्रेंथ में लगता है, लोड में नहीं लगता। आंसर क्या रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। बेंडिंग, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, नेट एरिया इन बोथ केस, ग्रॉस एरिया इन बोथ केस। तो आपको मालूम है कि कंप्रेशन में क्या लेते हैं, ग्रॉस, और टेंशन में क्या लेते हैं, नेट। तो ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, स्टील स्ट्रक्चर्स आर आइडियली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड्स बिकॉज दे हैव हाई। तो आपको मालूम है इम्पैक्ट लोड्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टफनेस वैल्यू, टफनेस वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, the value of permissible bending stress 0.66 fy is applicable for IS 800 1984। तो 884 के अकॉर्डिंग बताना है, 0.6 fy जो होता है वो लेटरली रिस्ट्रेन बीम के लिए होती है, लेटरली अनरिस्ट्रेन के लिए होती है, दोनों के लिए होती है, दोनों में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा, बोथ। चलिए देखते हैं।
तो ये रहा आपके पास आईएस कोड, ठीक है। डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, यहां पर लिखा है बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहां देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं जरा। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और इन कंप्रेशन in extreme fiber calculated on the effective section of a beam shall not exceed the maximum permissible bending stress in tension or in compression obtained as follow। तो ये हो गया आपका 0.66 fy, 0.66 fy। अब अगले पेज पे क्या आता है, दोबारा से फिर से लिखा है मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बीम्स एंड प्लेट गर्डर्स। यहां पर लिखता है सिग्मा सी बी, सिग्मा बी सी इज इक्वल टू 0.66 एफ सी बी एफ वाई अपॉन एफ सी बी की पावर एन प्लस एफ वाई की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन, वेयर एफ सी बी इज, वेयर एफ सी बी इज इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन बेंडिंग कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस with 6.2.4 by an इलास्टिक फ्लेक्सरल टॉर्जनल बकलिंग। तो जहां पर आपके पास फ्लेक्सरल टॉर्जनल बकलिंग हो जाएगा, ये कहां पर पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है आपके पास लेटरली अनसपोर्टेड के लिए, लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड के लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 0.66 FY है, इसको हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक से कम आएगी। इस फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक से कम होती है। कॉलम के लिए भी तो वही चीज करते हैं हम लोग, कॉलम में भी सेम क्वेश्चन बनता है ना आपका, मर्चेंट रेनकाइंड फॉर्मूला। तो उसमें भी क्या होता है, लेटरली बकलिंग होती है उसकी, लेटरल बकलिंग के लिए, राइट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए कि दिस इज ओनली फॉर लेटरली रिस्ट्रेन बीम। हालांकि अभी मैं इस क्वेश्चन को, हालांकि अभी मैं इस क्वेश्चन को आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा के रख रहा हूं। उसकी वजह है क्वेश्चन मार्क क्यों लगा के रख रहा हूं, ठीक है। अभी अभी थम जाइए, अभी मैं ए को फाइनल आंसर नहीं दे रहा हूं, अभी मैं ए को फाइनल आंसर नहीं दे रहा हूं। अभी जितना कंक्लूजन निकाला है उसके अकॉर्डिंग आंसर ए है। बट सेम कोड में, सेम कोड में एक चीज और लिखी है, IS 800 2007 के अकॉर्डिंग बल्कि यहां से भी आप कह सकते हो ये IS 800 का आंसर, मतलब 99% चांसेस हैं कि आपका ए ही होगा। बट एक पॉसिबिलिटी कहीं पर मुझे दिखी थी गलत होने की, तो मैं बता रहा हूं ये WSM है, ये WSM का ही है, लेकिन यह है IS 2007 के अकॉर्डिंग। इसमें इसने बोला लेटरली सपोर्टेड बीम्स के लिए 0.66 FY, जबकि लेटरली अनसपोर्टेड के लिए लिखा है 0.6 MD अपॉन Z। यहां पर 0.6 लिखा है, लेटरली अनसपोर्टेड के लिए 0.6 MD अपॉन ZEC और लेटरली सपोर्टेड के लिए लिखा है 0.6 FY। बट यहां पर इन्होंने एक गड़बड़ कर रखी है, बेंडिंग अबाउट माइनर एक्सिस लिख दिया, पता नहीं क्यों। गुड्डू भैया आ गए वापस। और एक चीज और थी इसमें जो मैं आपको कोड में ही दिखाता हूं, IS 800 1984 की तरफ हम चलते हैं। तो कोड में बड़ी समस्या एक है कि कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। एक पॉइंट बस और है, वो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा, आप लोग भी देखना, लेकिन मैं इसको आपको बता दूं। हम्म, हम्म, हाँ देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है
बीम्स बेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ, बीम बेंट अबाउट एक्सिस ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कि बाई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग अगर होगी, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बीम्स बेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कि कौन सी एक्सिस, बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस के अबाउट कब बेंड करेगा, बाई एक्सिस के अबाउट कब बेंड करेगा, जब लेटरली सपोर्टेड नहीं होगी बीम, ठीक है, इन दैट केस द मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन सिग्मा बीटी और इन कंप्रेशन in beams bent about the axis of minimum strength shall not exceed 0.66 fy। अच्छा, कंफर्म हो गया, आंसर उसका ए ही है, कंफर्म हो गया, आंसर उसका ए ही है, क्योंकि ये मैक्सिमम है, सेल नॉट एक्सीड लिखा है, कंफर्म 100% आपका आंसर निकल कर आ गया कि सेल नॉट एक्सीड वर्ड यूज किया गया है। यहां पर जो वर्ड यूज, देखो ये होता है डिस्कशन से कि है ना, मेरे दिमाग में चल रहा था, तो यहां पर ये वर्ड पकड़ में आ गया, सेल नॉट एक्सीड, और वास्तव में उस फॉर्मूले से जो फैक्टर था हमारा साथ में, ये जो मैंने फैक्टर बताया था आपको, इस फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यानी कि लेटरली अनसपोर्टेड में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 0.66 है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम होगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है, जबकि लेटरली सपोर्टेड में हम लोग कितना लेकर चल रहे हैं, 0.6 एफ बाई लेकर चल रहे हैं, तो लेटरली सपोर्टेड में हम लोग 0.66 एफ बाई ही लेकर चल रहे हैं, जबकि लेटरली अनसपोर्टेड में हम लोग ये वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है, इसी वैल्यू को कॉलम वाले चैप्टर में इस तरह से आपको बताया हुआ है, इस वैल्यू को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.66 एफ वाई इंटू सम फैक्टर 5, जहां 5 की वैल्यू होती है आपके पास एफ सी बी अपॉन एफ सी बी की पावर एन प्लस एफ वाई की पावर एन होल पावर 1 अपॉन एन। अब ये फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू 0.66 एफ वाई मिलेगी, अदरवाइज वैल्यू 0.66 एफ वाई से कम ही मिलेगी, कम ही मिलेगी, ठीक है। हाँ, एन की वैल्यू 1.4 होती है, एन की वैल्यू 1.4 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एसएससी जेई कब आएगा, जिस दिन तुम्हारी तैयारी बढ़िया पूरी हो जाएगी, 100% तैयारी हो जाएगी, जिस दिन आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने लगोगे टेक्निकल रीजनिंग और जीएस के, उस दिन एसएससी जेई की वैकेंसी आ जाएगी। तो इसलिए आप पढ़ाई करो, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करो, 50 क्वेश्चन आधे घंटे में जीएस के, और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन टेक्निकल के। फॉर सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट is connected to a gusset plate with one rivet only। हाँ जी, तो आंसर बिल्कुल सही है आप सभी का। इफेक्टिव लेंथ ऐसे केस में एल लेते हैं, जब कभी भी वो एक रिवेट होती है तो एक रिवेट या एक बोल्ट जो होता है वो पिन कनेक्शन का काम करता है, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ एल लेकर चलते हैं, और परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी लेकर चलते हैं, 80%। अब ये डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट का क्या चक्कर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। तो यहां पर देखिएगा ये एक ट्रस आपके पास है, इन ट्रस में आप देख रहे हैं ये वाले जो मेंबर है, ये वाले मेंबर डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला मेंबर, ये डिसकंटिन्यूअस है, जबकि ये जो बॉटम मेंबर है या ये जो जो आउटर मेंबर है वो आपके क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि वो एक जॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं, एक जॉइंट से क्या बढ़ रहे हैं, आगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ के, फॉर एग्जांपल यहां पर एक डिसकंटिन्यूअस है, यहां पर एक सिंगल एंगल सेक्शन है, यहां पर कनेक्शन दिया हुआ है, और यहां पर, तो हमने यहां पर इसको क्या किया, सिंगल रिवेट से कनेक्ट किया गया। तो ऐसे केस में जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो एल दी जाएगी, और इसके अंदर जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी वो 80%,
ठीक है 80%। गुड्डू भाई यार तुमने आके भगा दिया यार, देखो डर गए सब। एंगल स्ट्रेट्स, अब सिंगल एंगल के बारे में पढ़िए, मोबाइल को थोड़ा लैंडस्केप मोड में रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट्स कनेक्टेड बाई अ सिंगल रिवेट, connected by a single rivet or bolt may be designed for axial load only provided the compressive stress does not exceed कितना 80%, 80%, जबकि इफेक्टिव लेंथ कितनी L, तो 80% स्ट्रेस इफेक्टिव लेंथ L। आगे पढ़ लेते हैं, आगे सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट्स कनेक्टेड बाय अ बेल्ट और बाय 2 और मोर रिवेट्स और बोल्ट्स इन लाइन, यानी कि फिक्सिटी आ गई, या तो बेल्डिंग कर दी आपने या 2 रिवेट लगा दिए या 2 बोल्ट लगा दिए, 2 या 2 से ज्यादा, तो अब कनेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा फिक्स हो जाएगा, फिक्सिटी मिल जाएगी। अब ऐसे केस में क्या होगा, जो इफेक्टिव लेंथ एल होगी वो 0.85 एल होगी, इफेक्टिव लेंथ कितनी लेंगे 0.85 एल, लेकिन जो अलाउएबल स्ट्रेस होगी वो 100% ली जाएगी सिग्मा एसी, समझ गए। तो इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में क्या था, लेंथ एल थी लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.8 सिग्मा एसी थी, जबकि यहां पर क्या है, लेंथ कम हो गई 0.85 एल, क्योंकि आपको मालूम है जब फिक्सिटी बढ़ती है तो इफेक्टिव लेंथ कम हो जाती है लेकिन अलाउएबल स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लैम्डा कम हो जाता है, लैम्डा कम हो जाता है, तो ध्यान देना। तो मैं एक तरह से इसको सिंपली सपोर्टेड बोल सकता हूं क्या, अगर सिंपली सपोर्टेड बोल दो, सिंगल रिवेट सिंगल बोल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड, तो ऐसे केस में एल इफेक्टिव एल हो जाएगा और जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी सिग्मा वो 80% ली जाएगी, ये कम हो जाएगी। जबकि फिक्स्ड के केस में आपको मालूम है एल इफेक्टिव जो हो जाती है वो कम हो जाती है, दैट इज 0.85 एल, लेकिन सिग्मा जो हो जाएगा वो सिग्मा ए सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब एल इफेक्टिव डिक्रीज करता है तो लैम्डा डिक्रीज करता है, और लैम्डा डिक्रीज करता है तो अलाउएबल स्ट्रेस जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, when the line of action of load lies in the plane of the group of rivets or bolts and the center of gravity of rivet group does not lie on the line of action of the load the rivet is subjected to। विजय राठौर, इतने तगड़े क्वेश्चन आते हैं क्या यूपीएससी में? यार क्वेश्चन पर लिखा थोड़ी ना कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, हमें तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पर लेके जाना ना। अभी ज्यादा आसान सवाल आ जाएंगे तो कहेंगे सर इतने टुच्चे क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नए थोड़े अच्छे वैसे ही डिफरेंट क्वेश्चन लाओ तो कि सर क्वेश्चन तगड़े, मास्टर जाए तो जाए कहाँ। इस बार हमने ठाना एग्जाम तक ना हर तरह का क्वेश्चन हो जाए, कहीं से पूछ ले, रिसर्च पेपर तक में से पूछ ले, वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे इस बार। तो when the line of action of load lies in the plane of the group of rivets or bolts and the center of gravity of rivet group does not lie in the plane of action of the load, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का है, ये प्लेट है, एसेंट्रिक कनेक्शन हो गया, इन प्लेन एसेंट्रिक कनेक्शन, लोड यहां पर लग रहा है, तो आपको मालूम है ऐसे केस में क्या होता है, शियर एंड टॉर्जन, हालांकि टॉर्जन की वजह से भी शियर स्ट्रेस ही आती है। हाँ बेटा यूपीपीएससी का अच्छा लेवल था, मतलब अच्छा लेवल था स्टेट ए के हिसाब से जो पेपर था, न्यूमेरिकल भी खूब पूछे थे और अच्छे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let 108 mm be the pitch of the rivet and 27 mm is the gross diameter of rivet, then efficiency of the joint per pitch length।
ये तो सब बता देंगे फटाफट जल्दी से। यूपी लेक्चर के लिए कुछ अलग लेके आइए। हाँ, आउट ऑफ प्लेन होगा तो शियर एंड एम्बेंडिंग, बिल्कुल सही। 75% आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या फॉर्म लगाएंगे, P माइनस डी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है, तो आपका 75 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 3 मिनट है, 3 सवाल तो जल्दी से और कर ही लें। 40 नहीं तो 30 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। For the compression members, the distance between the centers of two adjacent fasteners pitch in a line lying in the direction of stress। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए पिच पूछी है, तो कंप्रेशन के लिए क्या था, 12T एंड 200। बकलिंग को ध्यान में रखते हुए पिच को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इन द केस ऑफ बोल्टेड, रिवेटेड और बेल्डेड ट्रसेस एंड ब्रेसेड फ्रेम्स, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर शैल बी टेकन एज। तो बेटा ट्रस के मतलब स्ट्रट्स की बात हो रही है। ट्रसेस के अंदर जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रट्स बोलते हैं। तो स्ट्रट्स की जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो आपके पास ये हो जाती है 0.7 से लेकर L तक। अभी हमने देखा था, देखो ये और ये तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर रिवेट डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अगर एंगल सेक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है और सिंगल रिवेट से कनेक्टेड है तो लेंथ L हो जाएगी, ठीक है, तो वो खत्म हो गया। और ये 1 से 20 तो वैसे ही नहीं हो सकता, आंसर क्या हो गया 0.7 से 1। तो वैसे तो सिंगल एंगल वाले केस बता ही दिए थे, फिर डबल एंगल वाले, क्योंकि मेंबर तो आपका डबल एंगल सिंगल एंगल कुछ भी हो सकता है ना। देखिए यहां पर 0.7 से 0.85 टाइम्स और वहां L तक था, ठीक है, तो 0.7 से आपका L हो गया। वैसे 0.65 वाला भी शायद कोई केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट शेप शोन इन दी अबव फिगर इज, ये जो रिवेट दिख रही है ये कौन सी है, ये जो रिवेट है ये किस तरह की है, पेन शेप, स्नैप शेप, फ्लैट, काउंटर शंक, राउंड काउंटर। तो काउंटर शंक आज ही बताया था आपको, ये जो टेपर्ड है वो काउंटर है, और ये क्या होगी, फ्लैट काउंटर शंक, फ्लैट काउंटर शंक। तो ये जो रिवेट है इसी के बारे में, ये काउंटर शंक है, और यहां पर जो हेड है ये क्या है, फ्लैट है, फ्लैट। तो यही रिवेट थी, ये फ्लैट काउंटर शंक, ठीक। अगला सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसका आंसर बताइए। द परमिसिबल स्ट्रेस फॉर क्रिपलिंग ऑफ अ स्टील बीम, स्टीम बीम लिख दिया है, स्टीम बीम नहीं है भैया, स्टील बीम है। स्टील बीम की परमिसिबल स्ट्रेस आपसे पूछी है, 1500 प्लस जीएसटी टेस्ट सीरीज। ओ भाई साहब, ये क्या सब एबीसीडी खेल रहे हो क्या। ठीक है, तो क्रिपलिंग के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी वो होगी 0.75 FY, क्योंकि हम लोग क्रिपलिंग के लिए क्या करते हैं, बियरिंग में चेक करते हैं। 30 डिग्री के एंगल पर क्या करते थे हम लोग, लोड को डिस्पर्जन मानते थे, ठीक है, डिस्पर्जन के थ्रू हम लोग क्या करते थे, एरिया कैलकुलेट करते थे, इफेक्टिव विड्थ आती थी, इफेक्टिव विड्थ के थ्रू हम लोग एरिया निकालते थे, और बियरिंग स्ट्रेस देखते थे कि 0.75 FY से ज्यादा ना हो, 0.75 FY से ज्यादा ना हो, ठीक है, ये होता है। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है इसका, बुक में आंसर बी दिया हुआ है 0.6x6 है, वो बेंडिंग के लिए ना कि क्रिपलिंग के लिए। तो बी जो आंसर है, बी आंसर इज फॉर बेंडिंग नॉट फॉर क्रिपलिंग। क्रिपलिंग के लिए कितना है 0.75
FY, ठीक है। चलिए यार, हमारा 1 साल का पूरा कोर्स, उसमें भी बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर डिस्काउंट कर दीजिए, मतलब कोर्स खरीदने से पहले एक बार सोचते हैं। काफी स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि सर हमने ना वो आपके लेक्चर देख रखे हैं वहाँ पुराने वाले चैनल पर, और यहाँ पर मैराथन देख लें, इससे हो जाएगा, कोर्स परचेज करना जरूरी है उससे ही पढ़ लेंगे, बाकी QRP तो आप करा ही रहे हैं। सर कोर्स तो ले लेंगे लेकिन टाइम कम है, 2 महीने में हम पूरा पढ़ तो पाएंगे नहीं, तो फिर विजन बैच लेने से फायदा क्या, मतलब कई बार बड़ी हंसी भी आती है, बोले यार अपने फ्यूचर के लिए पढ़ ले भाई, मत खरीदो, नहीं खरीदना तो अपने मन को झूठ मूठ तसल्ली क्यों दे रहे हो। ठीक है। मुझे भी बहुत देर से अकल आई थी, मैं सही बताऊं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले मैं भी ना आइडियल स्टूडेंट बनकर टेक्स्ट बुक से पढ़ता रहता था। उस समय तो खैर इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, मेरा बीटेक 2010 का है, ऑप्शंस भी नहीं थे तब, तो हम भी इधर उधर से पढ़ते रहते थे। तो हमेशा लेकिन कहीं से एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिल जाता है ना, बहुत फायदा हो जाता है। तो मैंने बताया था पहले, तनुज है ना, तनुज पता नहीं इस समय लाइव है या नहीं है, तो उसने मुझे IES मास्टर का पैकेज जो है उसी ने फोटोकॉपी कराकर मुझे दिया था। तो जब से मुझे वो एक स्टैंडर्ड मटेरियल मिल गया ना IES मास्टर का, वहां से मतलब बहुत हेल्प मिली, क्योंकि वहां पर सब कुछ, और मैं इसीलिए IES मास्टर के मटेरियल को बार बार बोलता भी रहता हूँ, बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, अच्छा है, वहां से मैंने भी पढ़ा, है ना। तो एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं होता, रादर देन आप इधर किताब में उधर किताब में यूट्यूब पर नेट पर ढूंढते रहो। आप वो काम कर भी लोगे तो भी टाइम बहुत लगता है, हमारे कई कई घंटे निकल जाते हैं इन क्वेश्चंस के ही ना, जैसे बहुत क्वेश्चंस के आंसर वेरीफाई करने में, रॉन्ग आंसर्स का ये सब करने में। चलिए खैर, गुड नाइट। टेस्ट सीरीज अपनी अभी आने वाली थी, हम लोग वर्क कर रहे थे उस पर, लेकिन हमारे जो डेवलपर हैं, जो टेस्ट सीरीज का पूरा जो जिस तरीके से वेबसाइट बनी है वैसे टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल बनना, बट अब उन्हें डेंगू हो रखा है, तो वेबसाइट और ऐप का काम भी अभी रुक गया है। ठीक है। तो अभी तक आपको जहां से जो भी टेस्ट सीरीज मिल रही है वो ले लो, अपनी टेस्ट सीरीज आएगी भी तो आपको मालूम है बहुत सस्ती आएगी, है ना, तो आप किसी दूसरी टेस्ट सीरीज के साथ भी उसको मैनेज कर लोगे। ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। PDF में अभी आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा भैया, कोई बुरा ना माने मेरी इस बात का, मैं बस एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट की इंपॉर्टेंस के सेंस में ये बात कर रहा हूँ कि अगर कंटेंट हमें एक जगह पे ऑर्गेनाइज वे में मिल जाता है तो हमारी पढ़ाई जो है ना थोड़ी आसान हो जाती है, बस इस सेंस में। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं, बहुत समय हमारा खराब हो जाता है, हम झूठ मूठ तैयारी कर रहे हैं, बोलते रहते हैं, बट तैयारी के नाम पे होता कुछ नहीं है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।